हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में, जो कि नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए होगा। जैसे मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का हम सारा का सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो आज उसका पार्ट 13 है। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और बाकी सारे पार्ट्स भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वायरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, उसको कम करने के लिए हम लोग एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट विरोनिका मैम जो है आपको गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सेशन होगा, तो प्लीज़ इस सेशन को बुक कीजिएगा। और कुछ जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxycan.com को विज़िट कीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि सॉइल में फर्टिलिटी कितनी होती है या फिर उसमें कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, और हम लोग आर्टिफिशियल या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स किस तरह यूज़ करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो पहले है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है? सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चरल प्लांट ग्रोथ, दैट इज़ टू प्रोवाइड प्लांट हैबिटेट एंड रिजल्ट इन सस्टेन्ड एंड कंसिस्टेंट यील्ड ऑफ हाई क्वालिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू जो भी सॉइल की एबिलिटी होती है, जो कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसे सस्टेन कर पाए, चाहे किसी भी कंडीशन में हो उसे सस्टेन कर पाए और हमें अच्छा क्वालिटी वाला यील्ड हमें दे पाए। तो इसे बोलते हैं हम लोग सॉइल फर्टिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या टाइप्स कवर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहले है इनहेरेंट और नेचुरल फर्टिलिटी, जो कि सॉइल को सॉइल में ही हमें नेचुरली मिलते हैं। इसे ऐड करने की या फिर बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो नेचुरली हमें सॉइल में अवेलेबल होते हैं। द सॉइल एज ए नेचर कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में नेचुरल कंटेंट्स होते हैं जो कि पहले से ही होते हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजन हो गया। कई सारे अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी हमें नेचुरली सॉइल में देखने को मिलते हैं, विच इज़ नोन एज इनहेरेंट फर्टिलिटी। इनहेरेंट मतलब जो कि नेचुरली अवेलेबल हो। अमॉन्ग प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ग्रोथ। इनको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, और ये फर्टिलाइजर्स के रूप में भी आर्टिफिशियली भी इनको हम लोग ऐड करते हैं क्रॉप्स में। तो याद रखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज थ्री एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। द इनहेरेंट फर्टिलिटी हैज़ अ लिमिटिंग फैक्टर फ्रॉम विच द फर्टिलिटी इज़ नॉट डिक्रीज्ड। तो इनहेरेंट फर्टिलिटी में एक बुरी बात यह है कि वो एक लेवल पर आकर वहाँ पर एक रुक जाता है, मतलब इसमें एक लिमिट होती है और उस लिमिट के आगे वो बढ़ता नहीं है। तो इसके आगे हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, जो कि प्लांट को ये इनफ नहीं होते हैं, इसलिए हमें बाहर से भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड फर्टिलिटी। द फर्टिलिटी डेवलप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मेन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, टिलेज, इरीगेशन एक्सेट्रा इज नोन एज एक्वायर्ड फर्टिलिटी। एक्वायर्ड फर्टिलिटी जो भी आर्टिफिशियली हम लोग ऐड करते हैं बाहर से, मेन्यूर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, इरिगेशन से भी हम लोग फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वायर्ड फर्टिलिटी। द एक्वायर्ड फर्टिलिटी हैज़ ऑल्सो ए लिमिटिंग फैक्टर। इट इज़ फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट द यील्ड डज नॉट इंक्रीज रिमार्केबली बाय एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसमें भी एक लिमिटिंग फैक्टर है कि इसका ऐड करने के बाद भी सॉइल जो है ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ हमें प्लांट्स की नहीं दे पाती। तो इसमें एक लिमिटिंग फैक्टर है ये वाला, लेकिन इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो प्लांट की ग्रोथ इससे भी होती है बिसाइड्स फ्रॉम नेचुरल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है जो कि सॉइल फर्टिलिटी पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स। पहले तो नेचुरल फैक्टर्स, जो कि क्लाइमेट हो गया, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गए, ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे। जो द नेचुरल फैक्टर्स और दोज विच इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन एंड द आर्टिफिशियल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड। नेचुरल फैक्टर्स जो भी नेचुरली हमें सॉइल पर इफेक्ट करते हैं, और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो हैं वो भी ह्यूमन के जो भी हम लोग जो भी काम करते हैं उससे सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं सॉइल पर। तो पहले हो गया आर्टिफिशियल फैक्टर्स देखते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, टोपोग्राफी, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल एज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर, से कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल पर अफेक्ट करते हैं।
इसमें तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स ही दिखते हैं। आर्टिफिशियल फैक्टर्स में जो हो गया, जब जिस आर्टिफिशियल फैक्टर्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें जैसे हम लैंड को कैसे यूज़ करते हैं उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम लैंड को बार बार यूज़ करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी भी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो उसके अलावा कॉजेस हो सकते हैं, सॉइल एज हो गया। अगर सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा बार बार ज़्यादा ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं तो उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उससे इफ़ेक्ट होगा। या फिर प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं उससे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और सॉइल एरोजन भी होता है, उससे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और क्रॉपिंग सिस्टम, कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी सॉइल पर तरह तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है कि हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करें। सो मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ अवर फार्मर्स। कल्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड डिक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। हम लोग प्लांट्स तो ईल्ड कर लेते हैं लेकिन उस सॉइल को मेंटेन नहीं कर पाते। सेम सॉइल पर हम लोग ईयर आफ्टर ईयर क्रॉप्स ग्रो करते जाते हैं और उससे प्लांट्स लेते हैं, लेकिन उस सॉइल पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू चेक द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो हमें सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए सॉइल को भी चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं ज़्यादा क्रॉप्स उसमें ईल्ड करने के बाद। या फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बाहर से मेन्यूर या फिर फर्टिलाइज़र्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी है वो ऐड कर सकते हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हो गया प्रॉपर यूज़ ऑफ द लैंड। लैंड को प्रॉपरली यूज़ करें, उसको एक्सप्लॉइट ज़्यादा ना करें। गुड टिलेज, क्रॉप रोटेशन ज़्यादा करें। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वीड्स, जो भी बेकार प्लांट्स होते हैं उनको कंट्रोल करें। मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब सॉइल अगर ड्राई हो जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन इज़ नथिंग बट जो भी फर्टिलिटी है उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन मेन्यूर क्रॉप्स, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मेंटेन कर सकते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। नेक्स्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ मेन्यूर्स, जो भी ऑर्गेनिक मेन्यूर्स होते हैं उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ कवर क्रॉप्स, जो भी कवर क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग उस सॉइल में कल्टीवेट करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करना चाहिए, वरना सॉइल जो है एकदम वॉश्ड आउट हो जाती है। तो एक्सेसिव मॉइस्चर भी अच्छा नहीं होता। सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर ही सॉइल के लिए ज़रूरत होता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स को टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं। ए नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ पुट ऑन लैंड और सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। जो भी हम लोग प्लांट में ऐड करते हैं उनके बेटर ग्रोथ के लिए उसे हम लोग फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, फाइबर, हाउसिंग एंड होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स एंड फर्टिलाइजर्स पे की रोल इन दिस प्रोसेस। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट्स के जो भी आगे जाके बेनिफिट्स होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के बाद, जो भी प्लांट्स में से हम लोग फ्रूट्स हो गए या फिर फ्लावर्स जैसे कई तरह के हम लोग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उसमें जो है वो ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है। एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 9 बिलियन बाय 2050, फर्टिलाइजर्स विल बी नीडेड मोर देन एवर टू बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो फर्टिलाइजर्स भी हमें ज़्यादा होने चाहिए। ऑल ग्रोइंग प्लांट्स नीड 7 एसेंशियल एलिमेंट्स टू ग्रो टू देयर फुल जेनेटिक पोटेंशियल। हमें एक फुल जेनेटिक पोटेंशियल वाला प्लांट ग्रो करने के लिए 17 एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट चाहिए। ऑफ दी 17, 14 और ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स। इन 17 एलिमेंट्स में 14 जो है वो प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर लेता है सॉइल के द्वारा, वाइल द रिमेनिंग कम्स फ्रॉम एयर एंड वाटर। पहले तो इन 17 एलिमेंट्स में 14 जो है वो प्लांट ऑब्जॉर्व कर लेता है सॉइल के द्वारा, बाकी के जो है वो हमें एयर और वाटर से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जैसे मैंने कहा बिग 3 इन्हें बोला जाता है, NPK। ये अगर है तो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं, ये हर एक तरह के फर्टिलाइजर्स में हमें देखने को मिलेंगे। ईच ऑफ दिस फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स प्ले ए की रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस बिग 3 इन्हें कहते हैं। नाइट्रोजन इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, इससे हमें अमोनिया मिलती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है प्लांट में नाइट्रोजन से। एंड प्लांट्स अब्जॉर्व मोर नाइट्रोजन देन एनी अदर एलिमेंट। प्लांट जो है पोटेशियम, फॉस्फोरस या कोई अदर एलिमेंट से ज़्यादा नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करता है।
नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू इन मेकिंग श्योर प्लांट्स और हेल्दी एज ए डेवलप एंड न्यूट्रिशन टू ईट आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड। जो इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। दैट्स बिकॉज नाइट्रोजन इज एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट में एक प्रोसेस के द्वारा, एंड प्रोटीन मेक्स अप सच ऑफ द टिश्यूज ऑफ मोस्ट लिविंग थिंग्स। सो इससे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बाकी एलिमेंट से। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को हम लोग बिग थ्री भी कहते हैं, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। द सेकंड ऑफ द बिग थ्री जो है वो है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड लास्ट में पोटेशियम इज लिंक्ड टू प्लांट्स एबिलिटी टू यूज एंड स्टोर एनर्जी। पहले तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। सेकंड, फॉस्फोरस जो काम करता है वो है कि प्लांट कैसे एनर्जी को यूज़ करे और उसे स्टोर कैसे करता है, उसमें फॉस्फोरस हमारी प्लांट की मदद करता है। इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा हाथ होता है। इट ऑल्सो नीडेड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली। प्लांट्स की ग्रोथ नॉर्मली हो और उसमें कोई भी डिसीज़ ना हो या फिर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन है, अब नॉर्मेलिटी वो ना आए, तो इसमें फॉस्फोरस जो है वो मदद करता है। फॉस्फोरस इन कमर्शियल फर्टिलाइजर्स कम्स फ्रॉम फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक से हमें फॉस्फोरस मिलता है, ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। Potassium is the third key nutrient of commercial fertilizers. It helps strengthens plants' ability to resist diseases and play an important role in increasing crop yields and overall quality. पोटेशियम जो है, जो भी डिसीजेस प्लांट्स को अटैक करते हैं उसको उससे रेसिस्ट करने के लिए या फिर उससे फाइट करने के लिए जैसे हम लोग बोल सकते हैं एंटीबॉडी के जैसा ये प्लांट में काम करता है पोटेशियम। पहले तो नाइट्रोजन क्या काम करता है? नाइट्रोजन हमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम करता है, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए। सेकंड जो है फॉस्फोरस जो है प्लांट की एनर्जी स्टोर करने के लिए या फिर एनर्जी को यूज़ करने के लिए काम आता है। फोटोसिंथेसिस में भी ये काम आता है। और फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? फॉस्फेट रॉक से। थर्ड जो है पोटेशियम जो है प्लांट्स की एबिलिटी, जो भी एंटीबॉडी की तरह ये होता है प्लांट्स में, डिसीजेस जो भी अटैक करते हैं प्लांट्स पर उनसे लड़ने की ये हमें प्लांट्स को ताकत देता है। तो ये हुआ आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस किए कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी पर कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे नेचुरल फैक्टर्स से इफेक्ट होता है, आर्टिफिशियल फैक्टर्स भी हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करें। फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन को हम लोग मेंटेन करना चाहिए, लैंड को जो है वो प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, या फिर वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कम करनी चाहिए, इरीगेशन को भी प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर जो है वो सॉइल में उसे मेनटेन करना चाहिए। उसके बाद हमने देखे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब उसमें से मेन एलिमेंट्स जो है वो 17 एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स के रूप में दिए जाते हैं। उसमें से जो 14 एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स सॉइल के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो एयर वाटर से उन्हें मिलते हैं। इन एलिमेंट्स में, इन फर्टिलाइजर्स के रूप में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन जो हैं इनको बिग थ्री बोलते हैं। ये थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथन करने में या फिर उसकी पोटेंशियल मेंटेन करने में, ग्रोथ में काम आता है। फॉस्फोरस जो है हमें फॉस्फेट रॉक से मिलता है। फॉस्फोरस इज़ इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और एनर्जी स्टोर करने के लिए भी काम आता है। उसके बाद है पोटेशियम इज़ हेल्पफुल फॉर रेसिस्टिंग डिसीजेस, जो भी डिसीज़ अटैक करते हैं प्लांट्स पर उसमें काम आता है, एक एंटीबॉडी के जैसा प्लांट्स में ऐड करता है। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।